हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क कंप्यूटर अवेयरनेस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। किस टॉपिक के? नेटवर्किंग के। और आज है इसका डे 1। जैसे कि आप लोगों ने अगर पेपर्स के पैटर्न को देखा हो, ऑब्जर्व किया हो, 2023 और 24 में अभी तक जितने भी आईबीपीएस ने एग्जाम्स कंडक्ट किए हैं, चाहे वो प्रीवियस ईयर का आरआरबी पीओ हो, आरआरबी क्लर्क हो, या फिर आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पेपर हो, या फिर आईबीपीएस द्वारा कई सारे स्टेट लेवल के एग्जाम्स, यहां पर पेपर में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। क्योंकि कंप्यूटर का जो लेवल है वो मॉडरेट टू टफ लेवल की तरफ इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर, एक बार आप आईबीपीएस ने अभी तक जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं 2023-24 में, वो अगर आप हमें बता दें तो एक आसानी हो जाएगी ये जज करने में कि पैटर्न इस बार जो रहेगा 2024 में वो कैसा रहेगा। यानी आईबीपीएस क्वेश्चन अक्सर रिपीट कर देता है, लेकिन अगर करंट पैटर्न पर अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये पैटर्न आखिरकार है क्या। नेटवर्किंग, डेटाबेस, इंटरनेट, मैलवेयर या जितने भी टॉपिक्स हैं उनमें से कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए, एक बार डिस्कस कर लीजिए। तो बस इसी सीरीज के साथ में हम आ चुके हैं आपके सामने, और आज है इसका डे 1। इसी तरीके से डेली बेसिस पर हम उन टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं और आपकी आईबीपीएस ने 2023-24 में जो क्वेश्चंस को पुटअप किया है, जिससे आपको एक क्लियर कट आइडिया लगेगा पेपर के बारे में और कंप्यूटर अवेयरनेस या कंप्यूटर नॉलेज को समझने में काफी मदद मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्या सर, हमें कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए कोई ऐसा बुक बता दीजिए, कोई ऐसी पीडीएफ बता दीजिए, कोई ऐसी वीडियोस बता दीजिए जिसको देखें और उसके बाहर हमें देखने की रिक्वायरमेंट ना हो, वो भी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हो। तो बिल्कुल आपकी इस रिक्वेस्ट का भी समाधान हो चुका है। जो आप चाहते हैं इसका भी सॉल्यूशन आ चुका है। आईबीपीएस आरआरबी पीओ क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, वीडियो सॉल्यूशंस के साथ में लाइव क्लासेस शुरू होने जा रही हैं 15 मार्च यानी कल से। लाइव टाइमिंग्स रहेंगी 8 पीएम, यानी 8 to 9 पीएम आपकी लाइव टाइमिंग्स रहेंगी। और अगर किसी भी कारणवश आप लाइव में कनेक्ट नहीं हो पाते हैं तो वीडियोस आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में भी देखने को मिलेंगी। आप उसको रिकॉर्डेड मोड में भी जितनी बार चाहें उतनी बार देख सकते हैं। सर, कैसे इस कोर्स से एनरोल कर सकते हैं? तरीका क्या है? कोर्स से एनरोल करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा गूगल प्ले स्टोर या आईओएस स्टोर की मदद से। किसी भी कंफ्यूजन, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे आप हमें व्हाट्सएप करके भी अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं। कितनी टोटल वीडियोस देखने को मिलेंगी? वैसे तो पहले ये डिसाइड कर पाना काफी मुश्किल होता है कि टोटल वीडियोस कितनी रहने वाली हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि 65 प्लस वीडियोस आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। टॉपिक वाइज रहेंगी, कॉन्सेप्ट एमसीक्यूज के साथ। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी रहेंगे, लाइव और रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्मेट में भी आपको मिलेगा। पीडीएफ फाइल्स आपको यहां पर प्रोवाइड की जाएंगी। जो भी आपको पढ़ाया जाएगा, बेसिक टू हाई लेवल की नॉलेज आपको देखने को मिलेगी लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। और वैलिडिटी रहेगी 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ परचेज। जिस दिन आप कोर्स से जुड़ते हैं उस दिन से 12 महीने यानी 1 साल की वैलिडिटी आपको देखने को मिलेगी। क्या सर, इस कोर्स के अलावा भी कुछ पढ़ने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये कोर्स सफिशिएंट है, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है और प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हुए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। बात करते हैं नेटवर्किंग के पूछे गए क्वेश्चंस की। देखते हैं आज के सेशन में आप कितना स्कोर कर पाते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि यहां पर जो क्वेश्चन डिस्कस हुए क्या आपको वो समझ में आए और आपने कितना स्कोर किया आज के सेशन में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। When a bigger network is divided into a smaller network to maintain security, then that is known as। जब सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक बड़े नेटवर्क को
छोटे नेटवर्क में विभाजित किया जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? बड़े बड़े नेटवर्क्स को छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड करने को बोला जाता है क्या? फायरवॉल, गेटवे, फिशिंग, मास्किंग या सबनेटिंग? वेरी गुड, एंड द करेक्ट आंसर इज सबनेटिंग। किसी भी बड़े नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में जब हम डिवाइड करते हैं सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज कॉल्ड सबनेटिंग। याद रखिएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन, डैश प्रोटोकॉल यूज टू डायनेमिकली असाइन एन आईपी एड्रेस टू एनी डिवाइस। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग किसी डिवाइस की गतिशील रूप से आईपी एड्रेस को निर्दिष्ट करने के लिए किया जाता है। यानी आपको बताना है उस प्रोटोकॉल का नाम जो आईपी एड्रेस को डायनेमिक रूप से डिवाइस को असाइन करता है। आईपी एड्रेस हम डिवाइसेस को ही तो असाइन करते हैं, तो क्वेश्चन ये उठता है कि ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को डायनेमिक रूप से असाइन करती है? टीसीपी बिल्कुल नहीं, आईपी ये भी नहीं, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल जी नहीं, डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल यस। डीएचसीपी एकमात्र ऐसी प्रोटोकॉल है जो आईपी एड्रेस को डायनेमिक तरीके से असाइन करती है, या फिर आप कह सकते हैं ऑटोमेटिक तरीके से असाइन करती है। तो एग्जाम में कई बार डायनेमिक असाइन भी मिल जाता है, कई बार ऑटोमेटिक असाइन भी मिल जाता है। तो या तो डायनेमिक असाइन दिया हो या ऑटोमेटिक असाइन, आंसर होगा डीएचसीपी डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, a dash is a device that allows computer and other devices to communicate with each other over telephone lines, cable lines और सैटेलाइट कनेक्शंस। डैश एक उपकरण है जो कंप्यूटर और अन्य उपकरणों को टेलीफोन लाइन, केबल लाइंस या उपग्रह कनेक्शन पर एक दूसरे के साथ संचार करने की अनुमति देता है। बताइए ऐसी कौन सी डिवाइस है जो आपको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या फिर टेलीफोन लाइंस या केबल लाइंस या सैटेलाइट से जोड़ने में मदद करती है? हब, रिपीटर, मॉडेम, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हमने देखा क्वेश्चन में दिया था टेलीफोन लाइंस, केबल लाइंस। तो टेलीफोन लाइंस के समय में जिस डिवाइस का हम प्रयोग करते हैं वो है मॉडेम, यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। तो अगर क्वेश्चन में कहीं भी आपको टेलीफोन लाइंस जैसा शब्द देखने को मिल जाए तो इस केस में 100% जो आपका आंसर होगा वो मॉडेम ही होगा, यानी मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है। वेरी गुड। डैश इज अ गेटवे दैट पासेस डेटा बिटवीन वन और मोर लोकल एरिया नेटवर्क। बताइएगा डैश एक गेटवे है जो एक या अधिक स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क यानी लोकल एरिया नेटवर्क के बीच डेटा को पास करता है। लोकल एरिया नेटवर्क के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने का काम कौन करता है? हब, रिपीटर, राउटर, फायरवॉल या ऑल ऑफ दीज? लोकल एरिया नेटवर्क का मतलब जैसे आपका घर हो गया, ऑफिस हो गया, कोई बिल्डिंग हो गई, उसके अंदर जो नेटवर्क लगा है वहां पर कौन कनेक्शन के लिए सबसे बेस्ट रूप से प्रयोग किया जाएगा? हब का नहीं, रिपीटर का बिल्कुल नहीं, राउटर का बिल्कुल सही, दैट इज द करेक्ट आंसर। जैसे कई बार आप लोग के घरों में भी राउटर लगे होते हैं जिसके थ्रू आप अपने लैपटॉप को, अपने कंप्यूटर्स को, अपने मोबाइल फोन्स को या स्मार्टफोन्स को कनेक्ट करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड राउटर। वेरी गुड। A MAC address is a dash characters hexadecimal code। कह रहा है जो MAC एड्रेस है वो कितने वर्ण हेक्साडेसिमल कोड का है? बताइए 10 कैरेक्टर्स, 32 कैरेक्टर्स, 48 कैरेक्टर्स, 12 कैरेक्टर्स या 128 कैरेक्टर्स? क्या लगता है आपको? बिल्कुल आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज 12 कैरेक्टर्स। मैक एड्रेस की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक एड्रेस की बात करें तो ये 48 बिट का एड्रेस होता है। मैक एड्रेस की बात करें तो ये हार्डवेयर एड्रेस के रूप में भी जाना जाता है।
मैक एड्रेस की बात करें तो ये 12 कैरेक्टर्स का लंबा एक एड्रेस होता है जो कि हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 12 कैरेक्टर्स का है लेकिन 48 बिट का है, यानी फोर्थ इज दी राइट आंसर। ये जो 12 कैरेक्टर्स होते हैं मैक एड्रेस में 6 में डिवाइडेड होते हैं। पहले के जो 6 कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं कि ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर। और जो बाद के जो 6 नंबर्स हैं या जो बाद के 6 कैरेक्टर्स हैं ये एनआईसी के बारे में बताते हैं, यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में बताते हैं। तो ये भी याद रखिएगा कि पहले 6 OUI ऑर्गेनाइजेशनली यूनिक आइडेंटिफायर और बाकी के जो 6 हैं वो एनआईसी यानी नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर के बारे में बताते हैं। वेरी गुड। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग आईपी एड्रेस? ये तो पता होगा आपको कि आईपी एड्रेस निर्दिष्ट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है या कौन जिम्मेदार है। आईपी एड्रेस असाइन कौन करता है? एनआईसी, ARPANET, W3C, TCP या IANA? करेक्ट आंसर है IANA, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। ये एक ऐसी संस्था है, ये एक ऐसी अथॉरिटी है जो आईपी एड्रेस को असाइन करती है। तो करेक्ट आंसर बनेगा IANA, यानी फिफ्थ ऑप्शन इज द राइट वन। ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि IANA क्या असाइन करती है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि IANA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असाइनिंग द आईपी एड्रेस। ये आईपी एड्रेस को असाइन करने के लिए एक बॉडी है, एक अथॉरिटी है। वेरी गुड। नेक्स्ट, IPv6 was developed by Dash to deal with the problem of IPv4 exhaustion। IPv4 थकावट की समस्या से निपटने के लिए IPv6 को डैश द्वारा विकसित किया गया। हम जानते हैं कि आईपी एड्रेस दो तरीके के होते हैं, एक IPv4 और एक IPv6। IPv4 कम पड़ गए जिसकी वजह से IPv6 आया ताकि हर एक डिवाइस को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन किया जा सके, तभी तो आया IPv6। IPv4 में क्या हो गया, हमने कई सारे आईपी एड्रेस को रिजर्व कर दिया जिसकी वजह से आईपी एड्रेस की शॉर्टेज हो गई, और IPv6 के आने से हम हर एक डिवाइस को यूनिक आईपी एड्रेस असाइन कर सकते थे। तो क्वेश्चन ये उठता है कि IPv6 जो कि 128 बिट का एड्रेस है ये किसके द्वारा दिया गया? IANA के द्वारा, डरपा के द्वारा, IETF के द्वारा, Xerox पारसी या IBM? मैक एड्रेस दिया है Xerox पारसी ने, पैलो एल्टो रिसर्च सेंटर, लेकिन IPv6 डेवलप किया गया है किसके द्वारा? IETF के द्वारा, यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स, IETF। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। नेक्स्ट, व्हाट इज द IEEE स्टैंडर्ड फॉर ईथरनेट? कह रहा है ईथरनेट के लिए जो IEEE मानक है वो क्या है? अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये IEEE स्टैंडर्ड क्या है? IEEE स्टैंडर्ड का मतलब एक स्टैंडर्ड का दर्जा दे दिया जाता है इंटरनेट पर। जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क की बात करें तो कहा गया इसका IEEE स्टैंडर्ड है 802.15। LLC की बात करें, लॉजिकल लिंक कंट्रोल, इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.2। वाईफाई का जो स्टैंडर्ड है, IEEE स्टैंडर्ड है, वो है 802.11। ईथरनेट जिसको हम लोग कई बार लोकल एरिया नेटवर्क केबल भी बोलते हैं या ईथरनेट केबल भी बोलते हैं, इसका जो IEEE स्टैंडर्ड है वो है 802.3। और 802.4 किसका है? टोकन बस का। तो यानी यहां पर जो आंसर बन रहा है ईथरनेट के केस में वो क्या है? 802.3, दैट इज द राइट आंसर। अब एक क्वेश्चन और उठा कि सर यहां पर जो IEEE लिखा है इसकी फुल फॉर्म भी तो पूछी जा सकती है। पूछी जा नहीं सकती है, पूछी जा चुकी है। तो इसको भी याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल
एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। इंजीनियर को सबसे लास्ट में रखा गया है। पहले क्या है, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है, IEEE में पहले वाले ई का क्या मतलब है, IEEE में दूसरे वाले ई का क्या मतलब है, या IEEE में तीसरे वाले ई का क्या मतलब है। तो पहले वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रिकल, दूसरे वाले ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स, और तीसरे वाले ई का मतलब है इंजीनियर्स। क्या ये बात समझ में आई? वेरी गुड। द PDU ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेफर टू एज अ डैश इन OSI मॉडल। ट्रांसपोर्ट लेयर के PDU को OSI मॉडल में डैश के रूप में जाना जाता है। बिट्स, फ्रेम्स, पैकेट्स, सेगमेंट या डेटा। क्या इसका आंसर आपको पता है, या मोए मोए हो गया? देखिए, अगर PDU की बात करें तो हम जानते हैं कि PDU की फुल फॉर्म होती है प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट। नेटवर्किंग में डेटा को अलग अलग तरीके से भेजा जाता है, जैसे बिट के फॉर्मेट में, फ्रेम्स के फॉर्मेट में, सेगमेंट के फॉर्मेट में, डेटा के फॉर्मेट में, अलग अलग फॉर्मेट में डेटा को भेजा जाता है सुरक्षा के मद्देनजर। तो ट्रांसपोर्ट लेयर जो कि OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन और एप्लीकेशन। इन सातों लेयर में ट्रांसपोर्ट लेयर में डेटा को किस फॉर्मेट में भेजा जाता है? द आंसर इज सेगमेंट के फॉर्मेट में, यानी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऐसा क्यों? देखो, फिजिकल लेयर में डेटा को बिट्स के फॉर्मेट में भेजते हैं, 0 1 के फॉर्मेट में। डेटा लिंक लेयर में बिट्स को इंप्रूव करते हैं, किसमें? फ्रेम्स में, और फ्रेम्स के फॉर्मेट में डेटा को भेजते हैं। नेटवर्क लेयर में पैकेट्स के फॉर्मेट में डेटा को भेजते हैं। ट्रांसपोर्ट लेयर की बात करें तो यहां पर डेटा को भेजने के लिए सेगमेंट का प्रयोग करते हैं, और ऊपर वाली जो तीनों लेयर्स हैं यहां पर डेटा को भेजने के लिए डेटा का प्रयोग करते हैं। तो यह बात जरूर याद रखिएगा कि किस लेयर में डेटा की जो PDU है, यानी जो प्रेजेंटेशन डेटा यूनिट है, वो क्या है। नेक्स्ट, डैश इज अ वे टू डाउनलोड, अपलोड एंड ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर ऑन द इंटरनेट। बताइए, इंटरनेट पर फाइलों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर डाउनलोड करने, अपलोड करने और स्थानांतरित करने के लिए एक तरीका है, उसे क्या बोलते हैं? FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल, या UDP यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। हम लोग जानते हैं कि इंटरनेट पर हम जो भी डाउनलोड करते हैं या जो भी अपलोड करते हैं वो किस प्रोटोकॉल की मदद से होता है? FTP की मदद से। यानी अपलोडिंग कहें, डाउनलोडिंग कहें, या ट्रांसफर करना हो किसी भी फाइल को एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन में, तो ये सारा का सारा जो काम करते हैं वो किसके द्वारा होता है? FTP के द्वारा, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? FTP इज द राइट वन। वेरी गुड। नेक्स्ट, इन कंप्यूटर नेटवर्क शॉर्ट मैसेज दैट ट्रेवल अराउंड द कम्युनिकेशन मीडियम इज कॉल्ड। कंप्यूटर नेटवर्क में संचार माध्यम के चारों ओर घूमने वाले लघु संदेशों को क्या कहते हैं? कह रहे नेटवर्किंग में जो छोटे छोटे मैसेजेस हैं, जो शॉर्ट मैसेजेस हैं, जो घूमते हैं चारों तरफ, उसे क्या बोलते हैं? रिंग, स्टार, मैश, टोकन या ऑल ऑफ दीज। तो इत्तू से जो मैसेज होते हैं नेटवर्क में, जिन्हें शॉर्ट मैसेजेस बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड टोकन मैसेजेस। तो इन्हें टोकन भी बोलते हैं, शॉर्ट मैसेजेस भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या होगा? टोकन। और टोकन का प्रयोग किस टोपोलॉजी में करते हैं? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जो शॉर्ट मैसेजेस हैं, ये जो छोटे छोटे लघु संदेश हैं, इनका प्रयोग किस टोपोलॉजी में करते हैं? तो आंसर है रिंग टोपोलॉजी में। रिंग टोपोलॉजी जो कि कुछ इस प्रकार की होती है, जिसमें हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और यहां पर मैसेजेस को हम लोग टोकन के फॉर्मेट में सर्कुलेट करते हैं। वेरी गुड। नेक्स्ट,
विच टोपोलॉजी रिक्वायर्स अ मल्टी पॉइंट कनेक्शन, ये तो आएगा ही आएगा क्वेश्चन, क्योंकि वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है आईबीपीएस का। किस टोपोलॉजी के लिए मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है? स्टार, मैश, रिंग, बस या ऑल ऑफ दीज? मल्टी पॉइंट कनेक्शन का मतलब होता है एक केबल और उस एक केबल से कई सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हों। तो ये कौन सी ऐसी टोपोलॉजी है जिसमें केबल एक होती है और उससे बहुत सारे कंप्यूटर्स, प्रिंटर, डिवाइसेस, नोड्स कनेक्ट होते हैं? बिल्कुल सही, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी में ही होता है मल्टी पॉइंट कनेक्शन, यानी आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। वेरी गुड। ये क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है कि बस टोपोलॉजी में किस कनेक्शन का प्रयोग किया जाता है? विच कनेक्शन इज यूज्ड इन दी बस टोपोलॉजी? तो आंसर क्या हो जाएगा? मल्टी पॉइंट कनेक्शन। तो मल्टी पॉइंट आए तो बस लगा देना, बस पूछें तो मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगा देना। एक क्वेश्चन और भी आता है कि बस टोपोलॉजी में जो सिरे होते हैं, जो एंड्स होते हैं, यहां पर उन्हें क्या बोलते हैं? बस टोपोलॉजी में जो केबल के सिरे होते हैं, यानी जो छोर होते हैं दोनों तरफ के, दीज आर कॉल्ड टर्मिनेटर्स। इनको टर्मिनेटर के रूप में जाना जाता है। तो याद रखिएगा, जो स्टार्टिंग पॉइंट है केबल का और जो एंडिंग पॉइंट है केबल का, इन दोनों को टर्मिनेटर्स के रूप में जानते हैं। वेरी गुड। अ डिवाइस दैट कनेक्ट नेटवर्क विद डिफरेंट प्रोटोकॉल इज कॉल्ड, बताइए। एक उपकरण जो विभिन्न प्रोटोकॉल के साथ नेटवर्क को जोड़ता है उसे क्या बोलते हैं? स्विच, हब, गेटवे, प्रॉक्सी सर्वर या ऑल ऑफ दीज? क्या लगता है आपको? डिफरेंट प्रोटोकॉल, अगर क्वेश्चन में प्रोटोकॉल के साथ में डिफरेंट आ जाए तो आंसर क्या होगा? गेटवे होगा, क्योंकि अलग अलग प्रोटोकॉल्स को जोड़ने के लिए गेटवे का प्रयोग करते हैं। लेकिन किंतु परंतु अगर क्वेश्चन में डिफरेंट की जगह पर सेम आ जाए कि सेम प्रोटोकॉल, एक जैसी प्रोटोकॉल, तो आंसर क्या होगा? तब इस केस में आंसर या तो ब्रिज होगा या तो राउटर होगा। या तो ब्रिज गिवन होगा तो ब्रिज हो जाएगा, या तो राउटर गिवन होगा ऑप्शन में तो राउटर हो जाएगा। और अगर ब्रिज और राउटर दोनों गिवन है और सेम प्रोटोकॉल गिवन है तो इस केस में प्रायोरिटी आप देंगे किसको? राउटर को, है ना? ये बात याद रखिएगा। वेरी गुड। डैश इज यूज्ड टू फाइंड द हार्डवेयर एड्रेस फ्रॉम अ नोन आईपी एड्रेस। ज्ञात आईपी पते से हार्डवेयर पता खोजने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यानी आपको उस प्रोटोकॉल का नाम बताना है जिसकी मदद से कंप्यूटर के हार्डवेयर एड्रेस, जिसको मैक एड्रेस भी बोलते हैं, इसको फाइंड करना है। लेकिन दिया क्या है? आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस दिया है, मैक एड्रेस फाइंड करना है। तो ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसका प्रयोग आप करेंगे? एआरपी, आरएआरपी, डीएचसीपी, टीसीपी या एचटीटीपी? मैक एड्रेस को फाइंड करने के लिए आईपी एड्रेस की मदद से जो प्रोटोकॉल यूज की जाती है दैट इज कॉल्ड एआरपी, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो अगर कभी भी फाइंड हार्डवेयर एड्रेस दिया हो या फाइंड मैक एड्रेस दिया हो, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। लेकिन अगर क्वेश्चन में दिया है फाइंड दी आईपी एड्रेस, अगर हमें आईपी एड्रेस फाइंड करना है और मैक एड्रेस गिवन है तो हम किसका प्रयोग करेंगे? आरएआरपी का, रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल का। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ टेक्नोलॉजी यूज्ड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग अ स्टैंडर्ड टेलीफोन लाइन। डैश एक मानक टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। आईएसडीएन, माइम, ब्रॉडबैंड, डीएसएल या डायल अप कनेक्शंस? जब भी क्वेश्चन में टेलीफोन लाइन होगा इसका मतलब बात हो रही है मॉडेम की, और जब भी बात होगी मॉडेम की तो वहां पर जो कनेक्शन एस्टैब्लिश होगा दैट इज डायल अप कनेक्शन, जिसे स्लो कनेक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस? डायल अप कनेक्शन इज द राइट वन। जबकि डीएसएल कनेक्शन को
डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन वाले को ही ब्रॉडबैंड यानी फास्ट कनेक्शन के नाम से जानते हैं। तो जो स्लो कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड डायल अप कनेक्शन, जो फास्ट कनेक्शन है दैट इज कॉल्ड ब्रॉडबैंड कनेक्शन या फिर DSL डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कनेक्शन। क्या ये बात समझ में आई? तो टेलीफोन लाइंस का मतलब मॉडेम का प्रयोग होगा, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर का, और मॉडेम का मतलब कि यहां पर जो कनेक्शन एस्टैब्लिश है दैट इज कॉल्ड स्लो कनेक्शन या डायल अप कनेक्शंस। नेक्स्ट, इन OSI मॉडल डैश लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी। OSI मॉडल में डैश परत प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है। OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं, उनमें से ऐसी कौन सी लेयर है जो प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रही है मैसेज का? The answer is transport layer is responsible for the process to process delivery of the message। जो मैसेज को प्रोसेस टू प्रोसेस डिलीवरी कर रही है वो है ट्रांसपोर्ट लेयर। दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, डैश लेयर इज कंसर्न्ड विद द सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ द इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बिटवीन टू सिस्टम। कह रहा है OSI मॉडल में ही ऐसी कौन सी परत है जो दो प्रणालियों के बीच आदान प्रदान की गई जानकारी के वाक्य विन्यास और शब्दार्थ से संबंधित है, यानी किससे रिलेटेड है? सिंटेक्स और सिमेंटिक्स से। हम जानते हैं कि जब भी क्वेश्चन में बात सिंटेक्स की होगी, जब भी बात सिमेंटिक की होगी, इसका मतलब बात हो रही है इनक्रिप्शन की, इसका मतलब बात हो रही है डिक्रिप्शन की, इसका मतलब बात हो रही है प्रेजेंटेशन की। और ऐसी कौन सी लेयर है जो इनक्रिप्ट करती है, डिक्रिप्ट करती है, ट्रांसलेट करती है? द आंसर इज प्रेजेंटेशन लेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंटेक्स, सिमेंटिक, इनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, इन सभी केसेस में आंसर होता है प्रेजेंटेशन लेयर, जो कि 6th लेयर होती है OSI मॉडल में। कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि प्रेजेंटेशन लेयर किस नंबर की लेयर है? 6th नंबर की। एप्लीकेशन लेयर किस नंबर की लेयर है? 7th नंबर की, है ना? तो ये भी याद रखने की रिक्वायरमेंट है कि फिजिकल लेयर पहली है, डेटा लिंक लेयर दूसरी है, नेटवर्क लेयर तीसरी है, ट्रांसपोर्ट लेयर चौथी है, सेशन लेयर 5वीं है, फिर आपकी प्रेजेंटेशन लेयर 6th है और एप्लीकेशन लेयर 7th है। वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क लेयर का कार्य नहीं है? नेटवर्क लेयर मतलब वो लेयर जिसमें राउटर का प्रयोग किया जाता है। नेटवर्क लेयर का मतलब वो लेयर जिसमें IP एड्रेस का प्रयोग करते हैं। नेटवर्क लेयर का मतलब 3rd लेयर ऑफ द OSI मॉडल, फिजिकल डेटा लिंक नेटवर्क। नेटवर्क लेयर का मतलब जहां पर IP एड्रेस को सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाते हैं। तो इस लेयर का काम क्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ नेटवर्क लेयर? कंजेशन को कंट्रोल करना। कंजेशन कंट्रोल का मतलब कि आपस में चीजें लड़े नहीं, मैसेजेस आपस में टकराए नहीं, इसको कंट्रोल करना। क्या ये नेटवर्क लेयर का काम है? जी हां। एरर को कंट्रोल करना? बिल्कुल नहीं। एरर कंट्रोल करने का काम होता है दूसरी वाली लेयर जिसे डेटा लिंक लेयर बोलते हैं। तो यानी एरर कंट्रोल का काम तो डेटा लिंक लेयर का हो गया, इसका नहीं होगा। क्या राउटिंग करने का काम नेटवर्क लेयर का है? यस। इंटर नेटवर्किंग का काम भी क्या नेटवर्क लेयर का है? यस, क्योंकि राउटर हमारी इंटर नेटवर्किंग डिवाइस है और राउटर का प्रयोग किस में करते हैं? नेटवर्क लेयर में। नन ऑफ दीज होगा नहीं, क्योंकि आंसर मिल चुका है एरर कंट्रोल इज अ फंक्शन ऑफ डेटा लिंक लेयर नॉट अ नेटवर्क लेयर। हम जानते हैं कि एरर कंट्रोल करना ये डेटा लिंक लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो कि दूसरे नंबर की लेयर होती है OSI मॉडल में। ये एरर को कंट्रोल भी करती है, डेटा के फ्लो को कंट्रोल भी करती है। दैट इज कॉल्ड डेटा लिंक लेयर। समझ में आया? वेरी गुड।
विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर्स द कम्युनिकेशन चैनल एमंग ऑल द मशीन्स, किस प्रकार का नेटवर्क सभी मशीनों के बीच में संचार चैनल को साझा करता है? एनीकास्ट नेटवर्क, मल्टीकास्ट नेटवर्क, यूनिकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क या ऑल ऑफ दीज? सोचो। हमने कंप्यूटर को कोई मैसेज दिया और उससे कहा यह मैसेज सभी कंप्यूटर्स को दे दो। विच टाइप ऑफ नेटवर्क शेयर द कम्युनिकेशन चैनल एमंग ऑल द मशीन्स, सभी कंप्यूटर्स को मैसेज देने का मतलब ब्रॉडकास्ट करना, और ब्रॉडकास्ट करने का मतलब सभी मशीन्स को दे देना, यानी करेक्ट आंसर होगा ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, है ना। जैसे अगर आपको कोई बात अपने मोहल्ले में सबको बतानी है कि सबको पता चल जाए वो बात, तो आप क्या करेंगे? अपने लोकेलिटी की किसी एक महिला के कान में वो बात डाल दीजिए और वो पार्टिकुलर महिला क्या करेगी? उस बात को घर घर पहुंचा देगी, है ना, क्योंकि महिलाओं के पेट में बात तो पचती नहीं, तो हर घर में पहुंचा देगी। वैसे ही अगर हमें हर कंप्यूटर पे किसी डिवाइस किसी मैसेज को पहुंचाना है तो हम उसे क्या करेंगे? ब्रॉडकास्ट कर देंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, होस्ट इन अ नेटवर्क टिपिकली डू नॉट इंक्लूड, किसी नेटवर्क में होस्ट आमतौर पर शामिल नहीं होते हैं क्या? क्लाइंट, सर्वर, राउटर, वेब सर्वर या नन ऑफ दीज? होस्ट किसको बोलते हैं? जब आपके घर में कोई पार्टी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो कोई होस्टिंग करता है ना, जैसे स्टेज पर बुलाना हो या उस प्रोग्राम के बारे में इंट्रोड्यूस करवाना हो या जिसके उपलक्ष्य में रखी गई है पार्टी, है ना, उसके बारे में बताना हो, तो उसको क्या कहते हैं? होस्टिंग करना कहते हैं। होस्ट का मतलब कि एक सर्वर है जो कि सभी को मेंटेन कर रहा है, तो सर्वर भी होस्टिंग का पार्ट होगा। क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करता है वो भी होस्टिंग का पार्ट होगा, है ना। जैसे आपने होस्ट से कहा, जो मैनेज कर रहा था, कि आप एक गाना गा के सुनाइए, है ना, तो उसने गाना गा के सुना दिया। डांस करके दिखाइए, उसने डांस करके दिखा दिया। तो क्लाइंट भी होगा होस्ट का पार्ट, सर्वर भी होगा, वेब सर्वर भी होगा। लेकिन राउटर जो है वो नेटवर्क में होस्ट का हिस्सा नहीं होता, क्योंकि राउटर्स या ब्रिज या गेटवे या हब, इन सबको नोड्स बोला जाता है, होस्ट नहीं। तो होस्ट का मतलब नेटवर्क में क्या है? क्लाइंट, सर्वर या वेब सर्वर। तो आंसर क्या बनेगा? इसमें पूछा गया था कि कौन सा होस्ट नहीं है? राउटर होस्ट नहीं है, यानी थर्ड इज द राइट वन। समझ में आया? होस्ट बेसिकली क्या होता है? जो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कम्युनिकेट करे, जो रिक्वेस्ट करे और जो उसकी रिस्पॉन्स दे, दैट इज कॉल्ड होस्ट। तो रिक्वेस्ट कौन करेगा? क्लाइंट। रिस्पॉन्स कौन देगा? सर्वर या वेब सर्वर। वेरी गुड। विच कनेक्टर इज यूज्ड फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्विस्टेड पेयर केबल के लिए किस कनेक्टर का उपयोग किया जाता है? RJ11, RJ45, BNC कनेक्टर, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? आप लोग ने शायद देखा होगा, इंटरनेट पर एक व्हाइट कलर की केबल होती है जिसे लैन केबल, जिसे कैट केबल या ट्विस्टेड पेयर केबल के नाम से जानते हैं। और इस केबल में जिस कनेक्टर का प्रयोग करते हैं दैट इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर्ड जैक 45। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब जरा इसको देखिए, ये जो केबल है दैट इज कॉल्ड ट्विस्टेड पेयर केबल, लैन केबल, ईथरनेट केबल या कैट केबल। कैट का मतलब होता है कैटेगरी टेबल, कैटेगरी वाली केबल। कैट केबल का मतलब जैसे कैट 1, कैट 2, कैट 3, कैट 4, कैट 5, कैट 6, कैट 7, कैट 8। इस समय जो लेटेस्ट जो आपकी ट्विस्टेड पेयर केबल आ रही है वो कैट 8 प्रकार की केबल है। और इस केबल के आगे जो आपको कनेक्टर दिखाई दे रहा है दिस इज कॉल्ड RJ45 कनेक्टर। सर RJ11 कनेक्टर का प्रयोग कहां करते हैं? RJ11 कनेक्टर का प्रयोग करते हैं टेलीफोन लाइंस में। जब आपके घर में वो टेलीफोन कनेक्शंस लगे होते थे तो आपने देखा होगा कि उन कनेक्शंस में
कनेक्टर भी आगे होता था, दैट कनेक्टर इज कॉल्ड RJ11 कनेक्टर। सर BNC कनेक्टर का प्रयोग कहां करते हैं? BNC का मतलब होता है बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर, और इस कनेक्टर का प्रयोग हम लोग करते हैं कोएक्सियल केबल के केस में। जैसे आपने कई बार देखा होगा अपने टीवीज के केस में, अपने टीवी में जो कनेक्टर प्रयोग होता है वो कौन सा है? BNC कनेक्टर है। चाहे वो स्मार्ट टीवी की बात करें या किसी भी टेलीविजन की बात करें, उनमें जो केबल के साथ में जो कनेक्टर प्रयोग किया जाता है दैट इज कॉल्ड BNC कनेक्टर, बायोनेट नील कंसेलमैन कनेक्टर। क्लियर है? वेरी गुड। Among these, which color is not used in twisted pair cable? इनमें से ट्विस्टेड पेयर केबल में किस रंग का उपयोग नहीं किया जाता है? ब्लू, ऑरेंज, ग्रीन, ब्राउन या येलो? बताओ। ट्विस्टेड पेयर केबल में टोटल पेयर कितनी होती है? अगर हम ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें और टोटल केबल्स की बात करें तो ये होती हैं 8 प्रकार की केबल्स। टोटल केबल कितनी? 8 टाइप्स, 8 प्रकार की। लेकिन जब ये ट्विस्ट हो जाती हैं तो पेयर के फॉर्मेट में ये 2 प्रकार की रहती हैं। ट्विस्ट होने के बाद यानी एक के ऊपर एक चढ़ने के बाद ये 4 प्रकार की रह जाती हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है, ये जो 4 केबल्स हो गई जो एक के ऊपर एक चढ़ी हुई हैं, ये किन कलर्स में होती हैं? ब्लू यस, ऑरेंज बिल्कुल, ग्रीन यस, ब्राउन यस, येलो नो। यानी ब्लू कलर की भी होती है, ऑरेंज की भी होती है, ग्रीन भी है, ब्राउन भी है, लेकिन येलो कलर की केबल नहीं होती। तो करेक्ट आंसर हो गया येलो, विच इज नॉट यूज्ड इन दी ट्विस्टेड पेयर केबल। अब यहां पर मैंने दिखाया भी है आपको कि पेयर 1 देखो ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, पेयर 2 ऑरेंज कलर का, पेयर 3 ग्रीन कलर का और पेयर 4 ब्राउन कलर का आपको दिख रहा होगा। तो ये 4 कलर्स का प्रयोग करते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल के केस में। वेरी गुड। विच कनेक्टर इज यूज्ड इन फाइबर ऑप्टिक केबल? सबसे फास्ट अगर कोई केबल है तो वो कौन सी है? फाइबर ऑप्टिक केबल। और फाइबर ऑप्टिक केबल में किस कनेक्टर का उपयोग करते हैं, जरा ये तो बताइए। LC कनेक्टर, ल्यूसेंट कनेक्टर्स, SC कनेक्टर, स्टैंडर्ड कनेक्टर्स, ST कनेक्टर, स्ट्रेट टिप कनेक्टर्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। फाइबर ऑप्टिक केबल जो कि फास्ट केबल में काउंट की जाती है, ज्यादातर फाइबर ऑप्टिक केबल का ही प्रयोग किया जाता है अगर राउटर का प्रयोग किया जा रहा है तो। अंडर सी यानी समुद्र के नीचे जो सबमरीन केबल्स बिछाई जाती हैं उन्हें भी फाइबर ऑप्टिक केबल ही बोलते हैं। तो इसमें LC कनेक्टर का भी प्रयोग करते हैं, SC कनेक्टर का भी प्रयोग करते हैं और ST कनेक्टर का भी प्रयोग करते हैं। तो आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, दैट इज द करेक्ट आंसर। SC कनेक्टर, LC कनेक्टर, FC कनेक्टर और ST कनेक्टर्स का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक टू कंप्यूटर, कॉमा, कंप्यूटर टू प्रिंटर, कॉमा, टेलीविजन एंड रिमोट आर एग्जाम्पल्स ऑफ विच नेटवर्किंग मोड? एग्जाम्पल्स होगा माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक से कंप्यूटर, कंप्यूटर से कनेक्टेड प्रिंटर, टेलीविजन और रिमोट किस नेटवर्किंग मोड के एग्जाम्पल है? सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ऑल ऑफ दीज या नन ऑफ दीज? हम सब जानते हैं कि माउस, कीबोर्ड और जॉयस्टिक एक डायरेक्शन में काम करते हैं, यूनि डायरेक्शनल है। कंप्यूटर और प्रिंटर, हम कंप्यूटर से कमांड देते हैं, प्रिंटर में प्रिंट आउट आ जाता है, एक डायरेक्शन में है, यूनि डायरेक्शनल। टेलीविजन और रिमोट, हम रिमोट से टेलीविजन को ऑन करते हैं, एक डायरेक्शन में। तो ये सभी एग्जाम्पल्स किसके हो गए? सिंप्लेक्स मोड के, दैट इज यूनि डायरेक्शनल इन नेचर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिंप्लेक्स मोड। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज अ हार्डवेयर कंपोनेंट without which a computer cannot be connected over a network. डैश एक हार्डवेयर घटक है जिसके बिना किसी कंप्यूटर को नेटवर्क पर कनेक्ट नहीं किया जा सकता। तो कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए
सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आईपी एड्रेस, मैक एड्रेस, एफटीपी, बस टोपोलॉजी या एनआईसी? क्वेश्चन में कह रहा है हार्डवेयर कंपोनेंट। क्या आईपी एड्रेस एक हार्डवेयर है? नहीं, आईपी एड्रेस को लॉजिकल एड्रेस बोलते हैं, है ना, जो हार्डवेयर तो नहीं है। मैक एड्रेस जिसे फिजिकल एड्रेस बोलते हैं, यह भी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। एफटीपी जिसका प्रयोग अपलोडिंग डाउनलोडिंग के लिए करते हैं या फाइल को ट्रांसफर करने के लिए करते हैं, यह तो प्रोटोकॉल है, और प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस, नियम कानून, यह भी नहीं होगा। बस टोपोलॉजी, टोपोलॉजी का मतलब होता है कि कैसे कंप्यूटर्स को नेटवर्क में अरेंज करें, फिजिकल और लॉजिकल कनेक्शंस को बोलते हैं बस टोपोलॉजी, यह भी हार्डवेयर कंपोनेंट नहीं है। एनआईसी नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यह है हार्डवेयर कंपोनेंट विदाउट विच, जिसके बिना कंप्यूटर कैन नॉट बी कनेक्टेड ओवर अ नेटवर्क, यानी कंप्यूटर को नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए जो सबसे उपयोगी हार्डवेयर कंपोनेंट है वो क्या है? एनआईसी कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी फिफ्थ इज द राइट वन। एनआईसी कार्ड की बात करें तो जो मैक एड्रेस होता है वो कहां पर लिखा होता है ना, कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है कि मैक एड्रेस इज रिटन इन डैश, द आंसर इज एनआईसी कार्ड। कनेक्टिविटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट कार्ड कौन सा है? एनआईसी कार्ड। एनआईसी कार्ड पर जो मैक एड्रेस लिखा होता है वो कितने कैरेक्टर्स का होता है? 12 कैरेक्टर्स का। एनआईसी कार्ड के ऊपर जो मैक एड्रेस होता है वो कितने बिट का होता है? द आंसर इज 48 बिट का होता है। मैक एड्रेस को और क्या बोलते हैं जो कि एनआईसी कार्ड के ऊपर होता है? मैक एड्रेस को हार्डवेयर एड्रेस या फिजिकल एड्रेस भी बोलते हैं, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे कई तरीके के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं एनआईसी कार्ड के रिकॉर्डिंग, और प्रीवियस ईयर में भी पूछे गए, है ना, 2-3 क्वेश्चन तो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। एनआईसी कार्ड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अब है क्वेश्चन ऑफ द डे, मैक एड्रेस इज रिटन इन विच फॉर्मेट? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको ये सेशन समझ में आया होगा तो आप बता पाएंगे मुझे कि मैक एड्रेस, जिसे मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस बोलते हैं, किस प्रारूप में लिखा होता है या लिखा जाता है? डेसिमल फॉर्मेट में, ऑक्टल फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में, या ऑल ऑफ दीज? या आता है बताएंगे नहीं, है ना, बताइएगा जरूर कि मैक एड्रेस को किस फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं, और यह भी बताइएगा कि IPv6 को किस फॉर्मेट में लिखते हैं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, और साथ ही साथ मुझे बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। क्या ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताए हैं ये सब आपको समझ में आए? यस और नो? और अगर समझ में आए हैं तो मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा जरूर कि सर ये जो 25 क्वेश्चंस आपने प्रीवियस ईयर के डिस्कस किए ये छप गए दिमाग में, सर ये समझ में आ गए डिट्टो, ये मुझे लिखकर बताइएगा। और कैसा लगा आपको आज का सेशन, है ना, ये भी जरूर बताइएगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर का एक कोर्स मिल जाए सर हमें, जहां से बेसिक टू एडवांस नॉलेज हमें कंप्यूटर की मिले, IBPS RRB के रिगार्डिंग, कि PO क्लर्क लेवल पर या इंश्योरेंस सेक्टर में या रेलवेज में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो एक ऐसा कोर्स एक बार ज्वाइन करना है जो कि लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग है। IBPS RRB PO क्लर्क फुल कंप्यूटर कोर्स, कॉन्सेप्ट MCQ PDF मॉक टेस्ट, कब से स्टार्ट? कल यानी 15 मार्च, टाइमिंग 8 PM, टोटल वीडियो 65+, सब कुछ यहां पर आपको मिलेगा। कैसे ज्वाइन करें? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा, फिर ज्वाइन कर लीजिएगा वहां पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।